ने नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करने वाले हैं थॉमस कुक की मैनेजमेंट से। हमारे FY23 की शुरुआत के 9 महीने में के मुकाबले FY24 में कंपनी के शानदार प्रदर्शन रहा है। कंपनी के बिजनेस प्लान, नतीजे, ई कॉमर्स बिजनेस और बहुत सारे पहलुओं में बातचीत करने के लिए हमारे साथ थॉमस कुक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नीरज सिंह देव सर मौजूद हैं। नीरज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अब से जो समय शुरू होने जा रहा है वो एक बेहतर साइड पे समय मान सकते हैं, वो भी स्पेशली जब आप 2 एक्सटेंडेड वीकेंड्स को देख कर गए हो अभी। हाल फिलहाल में क्या सिचुएशन है, कैसे माहौल है, टूरिज्म कैसा पिकअप कर रहा है अभी के सिनेरियो में? अभी स्पेशली जब से इलेक्शन की डेट्स जब अनाउंस हुई हैं उसके बाद से हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जितने भी ग्राहक हैं, उनके लिए काफी आसान हो गया है अपने ट्रैवल को प्लान करने के लिए। और ये अप्रैल, मई, जून हमारे वहाँ पे पीक सीजन रहता है ट्रैवल का। सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती है, एक्सटेंडेड हॉलीडेज होते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा ट्रैवल सीजन होता है। इसमें लोग बुक भी करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। तो काफी अच्छी अभी तक की जितनी डिमांड और बुकिंग पैटर्न हम देख रहे हैं वो काफी बुलिश है और काफी एक्साइटिंग लग रहा है आगे के 3 महीने। तो नीरज सर, आम तौर पे हर साल क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और स्कूल्स बंद होते हैं, तो फैमिलीज जो है वो अपने ट्रिप्स प्लान करते हैं। तो आम तौर पे ये साल का जो सीज़न होता है, क्योंकि 2 बड़े सीज़न आते हैं, एक ये और एक दूसरा जो त्यौहार के टाइम पर आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब दोबारा हॉलीडेज पिकअप करते हैं। अगर आप रेशियो बना पाओ तो 100 में से कितना % हिस्सा इस टाइम पे बुक हो जाता है और उस टाइम पे बुक हो जाता है? कैसे आप इसको सेग्रीगेट करते हो आमतौर पे? नीरज सर, सुन पा रहे हो आप मुझे? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा नीरज सर से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 9 मंथ्स के नंबर हैं जो कि FY24 और FY23 के हैं। 51% के आसपास की बढ़त इनकी YOY बेसिस पे 9 मंथ्स यानी कि इस 9 महीने में और पिछले साल के 9 महीने में ये जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो नीरज सर, मेरा सवाल ये था कि आमतौर पर जो हम ग्रोथ का नंबर देखते हैं अप्रैल महीने में, या ये जो छुट्टियों का सीज़न होता है, ये कितना पूरे साल के रेवेन्यू का हिस्सा या कितना पूरे साल के कारोबार का हिस्सा परसेंटेज में हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? नीरज सर, क्या आप मुझे अभी भी सुन पा रहे हो? हाँ सुमित जी, अभी आपकी आवाज। ओके, तो मेरा सवाल यही था कि एक बड़ा चंक अगर आप इस हफ्ते, इस महीनों में करते हो छुट्टियों के सीजन में, तो ये कितना % होता होगा ओवरऑल कारोबार का? करीब करीब अप्रैल, मई, जून, जैसे मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहता है ट्रैवल बिजनेस के लिए। तो हमारा करीब करीब इसमें 40 से 45% जो बिजनेस होता है वो हम ट्राई करते हैं कि अप्रैल, मई, जून में मैक्सिमाइज करें। और क्योंकि लंबी छुट्टियां रहती हैं और इसमें टिपिकली 3 तरीके के जो क्लाइंटेल हम हॉलीडेज में देखते हैं। एक उसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं लॉन्ग हॉल वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं। उसके लिए थोड़ा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें थोड़ा वीजा की प्रोसेस होती है और उसमें जो टिकट प्राइस भी होता है वो थोड़ा महंगा होता है। उसके अलावा दूसरे जो हॉलीडे। जी नीरज सर, आपका आउटपुट फिर से फ्रीज हो गया। आप सुन पा रहे हो मुझे? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन सो फार एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उन्होंने उठाया था कि 3 तरीके से कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया जाता है। पहला जो सेग्रीगेशन था वो था लॉन्ग हॉल, जिसमें दूर के जो ट्रेवल्स होते हैं उनके लिए प्लानिंग पहले से की जाती है और उनके लिए ट्रैवलिंग को वो सेग्रीगेट करते हैं, और ओवरऑल कारोबार का करीब करीब 40% हिस्सा जो है वो इस क्वार्टर से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस क्वार्टर को लेकर भी। दोबारा भी हम नीरज सर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नीरज सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपनी बात आप कंप्लीट कर सकते हो। पहला हिस्सा तो हम समझ गए, बाकी के 2 हिस्से कौन से होंगे? दूसरा हिस्सा जो होता है वो है आपका शॉर्ट हॉल हॉलीडे हम कहते हैं, जो कि 4 से 5 घंटे की जो फ्लाइंग डिस्टेंस रहती है इंडिया से, उसको हम शॉर्ट हॉल हॉलीडेज कहते हैं। और ये वाला जो मार्केट है ये सबसे ज्यादा जो काफी ग्रोथ इस मार्केट में देखी जा सकती है, क्योंकि कई कंट्रीज में इंडियन जो टूरिस्ट हैं
जो इंडियन जो ट्रैवलर है, हर कंट्री ये जो शॉर्ट हॉल सेक्टर में हर कंट्री चाहती है कि इंडियन टूरिस्ट उनके वहां पर आए, इसलिए उन्हें कई लुभावने वीजा प्रोसेस उन्होंने डाली हुई है। कई कंट्रीज में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की स्कीम्स लॉन्च करी हुई है। तो इसमें टिपिकली आपके मिडिल ईस्ट है और दुबई, अबू धाबी, उसके अलावा आपका जो साउथ ईस्ट एशिया में सेक्टर्स हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, हांगकांग, बाली, इस तरीके ये जो सेक्टर ना, उसके अलावा जो एक इमर्जिंग सेक्टर हम इस बार देख रहे हैं वो CIS कंट्रीज, सेंट्रल एशियन। जी, इंटरनेट को लेके काफ़ी इश्यूज नीरज सर और हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनसे पूरी बातचीत नहीं सुन पा रहे। लेकिन स्कैंडिनेवियन तीसरी कंट्रीज जिनकी वो बातचीत शुरू की थी उन्होंने, तो दो कंट्रीज़ जहाँ पर एक तो लॉन्ग हॉल, एक शॉर्ट हॉल, यहाँ पर 4 से 5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है जहाँ पे वीज़ाज ऑन अराइवल होते हैं। और तीसरा टूर था, क्योंकि मुझे उनसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो पूछना था वो ये था कि डोमेस्टिक टूरिज़्म में किस तरह की सिचुएशंस अभी आते हुए दिखाई पड़ रही है, कि डोमेस्टिक टूरिज़्म एकदम से पिकअप करके गया है, ख़ास तौर से उन डेस्टिनेशंस पे जहाँ पर पहले इस तरह का टूरिज़्म नहीं था। तो उसके ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार थॉमस कुक का स्टॉक जरूर लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 9 पर जो स्टॉक की अदरवाइज परफॉर्मेंस है वहाँ पर फ्लैटिश साइड पे कामकाज है, क्योंकि आज डिस्पाइट मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहाँ पर अप मूव है, लेकिन थॉमस कुक का स्टॉक है जो मोरलेस फ्लैटिश साइड पे ही 170, 175, 171 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स पे भी एक बार लौट लेता हूँ, क्योंकि 20 अंकों के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक हालांकि 1/4% ऊपर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो फॉल है वो थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है, कि मिड कैप में थोड़ा सा प्रेशर हायर लेवल से ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है, और करीब 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि 0.5% ऊपर अभी भी ये कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो करीब 1300 या 1400, 1200 से 1300 के बीच में, ये 1300 का नंबर है जो कि एडवांसेस साइड पर है, और करीब 1029 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस पे सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो अभी भी खरीदारी की साइड पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक दो स्टॉक्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रूपक सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो IGL एंड MGL, इनके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? दोनों स्टॉक में बाइंग दिख रहा है आज का दिन। तो मेरे ख्याल से IGL की बात करूं तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का सस्टेन कर रहा है, और आज का वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। तो एक बार ये अगर 460 के ऊपर सस्टेन कर जाए या क्लोजिंग दे, उसके बाद कंटिन्यूअस रैली करेगा मेरे ख्याल से टुवर्ड्स 500, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 247 का। तो IGL पर आप राय सुने थे, 447 का एक स्टॉप लेके आप जरूर यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। नीरज सर हमारे साथ फोन लाइंस पे ही मौजूद हैं। तो नीरज सर, अगर आप अपनी बात पूरी कर सकते हो, 2 सेगमेंट तो हम चुन चुके हैं, तीसरे सेगमेंट जिसकी मैं उम्मीद लगा रहा था वो कौन सा होगा? हाँ, तो तीसरा सेगमेंट सुमित जी जो है कि जो लार्जली फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, जो स्पेशल ट्रैवलर्स होते हैं, वो है इंडियंस ट्रैवलिंग विद इन इंडिया। जो इंडियन जो है इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या इंडिया की सराउंडिंग कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, सार्क कंट्रीज में, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है। तो ये वाली थर्ड कैटेगरी में हम लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हमको दिख रही है इंडियंस, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारा जो डायरेक्शन जो उन्होंने दी हुई है कि देखो अपना देश पहला ऑप्शन होना चाहिए ट्रैवलर के लिए, तो उसमें हम सबसे ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। तो हमारे जो इंडिया हॉलीडेज बिजनेस में हमने जो ग्रोथ देखी है वो करीब 60 से 65% की ग्रोथ देखने को मिली है पहले 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर में, और वो सेकंड क्वार्टर में भी वो कंटिन्यू लग रही है। तो नीरज सर, तरीके से हाँ, तो नीरज सर, जो ये पिकअप आया है, ये क्या हाल फिलहाल में जैसे जैसे वो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं मालदीव्स वाले इशू को लेकर, या अदरवाइज डोमेस्टिक टूरिज्म खास तौर से अयोध्या की वजह से या ऋषिकेश की वजह से या वाराणसी की वजह से, ये ज़्यादा पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? ये डोमेस्टिक टूरिज्म या स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, इसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है क्या इसमें? बिल्कुल, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, जो फोकस स्पेशली, जैसे पहली बार जो है इंडिया में एक नया गोल्डन ट्रायंगल आया है जो कि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या का है। स्पिरिचुअल गोल्डन ट्रायंगल आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो है रिकॉर्ड ट्रैफिक जो है, रिकॉर्ड विजिटर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया से जा रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे और सर्किट्स हैं, जैसे उत्तराखंड में जो है चारधाम जो है काफी बहुत पॉपुलर, जो चारधाम में जो ग्रोथ देखी जा रही है वो 100% की ग्रोथ देखी जा रही है। उसी तरीके से दूसरे कई सेक्टर, जैसे आदि कैलाश की यात्रा है बाय हेलीकॉप्टर, वो भी एक बहुत पॉपुलर आइटनरी है। उत्तराखंड सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर।
उसके अलावा साउथ में जैसे जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है उसकी ट्रिप काफी पॉपुलर है। मध्य प्रदेश की जो टेम्पल ट्रिप्स हैं वो काफी पॉपुलर चल रहे हैं। साउथ इंडिया में तमिलनाडु की जो टेम्पल ट्रिप्स है, मदुराई, कन्याकुमारी, उसमें भी जो है रिकॉर्ड तोड़ हमने जो है नंबर ऑफ विजिटर्स जाते हुए देखे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले साल 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था, तो वो बड़े केयरफुली और बड़े तरीके से प्लानिंग के हिसाब से वो स्टेज किया गया था डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। तो उसमें क्या था, जो सबसे सुंदर और सबसे कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से पॉपुलर सिटीज थी, जैसे श्रीनगर में किया गया, जैसे खजुराहो में किया गया, जैसे आसाम में किया गया, जैसे गोवा में किया गया। तो ये सारे जो टूरिस्ट पॉसिबल सिटीज जो छोटे टियर 2 और टियर 3 जो छोटी सिटीज थी जो टूरिज्म के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये G20 की इवेंट्स वहां पर मतलब एक तरीके से स्टेज करी गई थी, ताकि ये जो है ग्लोबली भी और इंडियंस के अंदर भी ग्लोबली भी ये सिटीज जो है लाइमलाइट में आए फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। और सरकार की वही स्ट्रेटेजी है और हमारी भी वही स्ट्रेटेजी है कि जहां जहां पर G20 हुआ था, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू टूरिज्म कॉन्क्लेव्स हुए थे, उन्हीं को जो है हम टूरिस्ट सिटीज में डेवलप करेंगे, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अराउंड डेवलप होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जो टियर 2 और टियर 3 एयरपोर्ट्स में जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरीके से उड़ान स्कीम के अंदर नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन जो है कनेक्टिविटी को बेटर कर रही है, ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा उसी तरीके से जो है आप देखेंगे कि इंडियन टूरिस्ट जो है इंडिया के अंदर जो ग्रोथ स्टोरी होगी वो सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी होगी। तो नीरज सर, आपने क्योंकि एयरलाइंस का जिक्र भी उठाया, तो रिसेंटली कुछ एयरलाइंस के जो कट डाउन होने की वजह से या कुछ एयरलाइंस के शॉर्ट ट्रिप्स होने की वजह से फेयर्स में भी एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये पार्ट का क्या भी ट्रेंड है, क्या सिचुएशन है? दूसरा, दो इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन जिन पे मैं डिस्कशन चाहूँगा, पहला एक कश्मीर और दूसरा है लक्षद्वीप। इन दोनों के अंदर किस तरह का पिकअप आप देख रहे हो, कंसीडरिंग समर साइड भी है, और दूसरा रिसेंटली काफ़ी गवर्नमेंट ने काम भी किया इधर को लेकर, या काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल भी रहे हैं। तो इन दोनों को आप सवालों पे क्या कहना चाहोगे? तो मैं पहले आपका पहला वाला सवाल लेता हूं, जिसमें आपने बताया कि एयर फेयर जो है नॉर्मलाइज कब होंगे और क्यों एयर फेयर में स्पाइक है, उसके कारण क्या है। पहली चीज तो ये बहुत नेचुरल होता है कि अप्रैल मई जून में हमेशा डिमांड सप्लाई का थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, डिमांड काफी हाई रहती है और उसको मैच करना हो कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेशनल होना, मुझे ये काफी सीजनल हमने देखा हुआ और इस बार भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे थोड़े इश्यूज हमने देखे थे जो स्टोरीज पिछले 2-3 दिन से आ रही थी, बट आई थिंक उन्होंने काफी अश्योर किया हुआ है गवर्नमेंट को भी और ट्रैवल ट्रेड फ्रेटर्निटी को भी कि कल तक उनके जो सारे जो ऑपरेशन है काफी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इस चीज को मैं बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं समझता हूँ, बट ये मतलब एक साइक्लिकल जो चलता है सीजनल जो डिमांड सप्लाई का गेम है उस तरीके का है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कि एयरलाइंस जो है, इंडिगो है, फिर नई एयरलाइंस फ्लाई 91 जो रीजनल रूट्स को कनेक्ट कर रही है गोवा से, उन लोगों ने अपने सेटअप कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेन्ड रहेगा, एयरफेयर थोड़े से बड़े रहेंगे, बट कंज्यूमर जो है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, कई रूट्स में आपको ट्रेन का भी एक्सेसिबिलिटी, ट्रेन जर्नी जो है वो एयर जर्नी से के बराबर ही कंफर्टेबल है और सस्ती भी है। तो वंदे भारत जो ट्रेन का जो नेटवर्क है वो आगे फ्यूचर में करेंटली भी और आगे फ्यूचर में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा ये डिमांड और सप्लाई को ब्रिज करने में। ओके। और दूसरा जो आपका सवाल था कश्मीर और लक्षद्वीप के ऊपर, पहले मैं लक्षद्वीप पे लेता हूँ। तो लक्षद्वीप में मैं मानता हूँ जब प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे उस समय जो था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो वहां पे रूम्स की अवेलेबिलिटी थी या फ्लाइट की कनेक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें वहां की जो सुंदरता है, वहां की जो ब्यूटी है लक्षद्वीप की, जो वर्जिन बीचेज हैं, वो दुनिया में किसी भी बीच कंट्री को या बीच डेस्टिनेशन के साथ कॉम्पीट कर सकती है। उसमें पिछले 3 महीने में हमने क्या बदलाव देखा है, एक तो देखा कि 300% डिमांड ऊपर आई हुई है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की सर्चेस सबसे ज्यादा हुई है हमारे प्लेटफॉर्म्स में। उसमें लोगों ने आपके 2 तरीके से आप लक्षद्वीप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप क्रूज के थ्रू कर सकते हैं, इंडिया में क्रूज लाइनर चलता है मुंबई से, आप लक्षद्वीप की सेलिंग ले सकते हैं 5 नाइट पे। हमने उसमें जो है करीब 400 से 500% की ग्रोथ देखी है बिजनेस में उस सेलिंग के ऊपर। दूसरा, इंडिगो ने अभी हाल फिलहाल में ही एक फ्लाइट लॉन्च करी है बैंगलोर से,
डेली फ्लाइट उन्होंने लॉन्च करी है लक्षद्वीप के लिए। और तीसरा फ्लाई 91 जो रीजनल कैरियर है गोवा से, उन्होंने भी जो है एक फ्लाइट लक्षद्वीप के लिए लॉन्च करी है। और वहां पर रिसोर्ट डेवलपमेंट, होम स्टे, ये भी जो है मतलब हर महीने कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में, और जैसा कि हम सब जानते हैं ताज होटल्स ने भी वहां पे जो है प्रोजेक्ट अनाउंस करे हुए हैं, दूसरे वाले जो हमारे होटल चेन्स वो भी वहां पर जो है तलाश कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मालदीव जो है एक इको सेंसिटिव जोन है और कोस्टल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको जो है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएंगे वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। तो मतलब वहां पर जो है एक्सप्लोसिव, मतलब बहुत ज्यादा टूरिस्ट एक साथ न पहुंचे, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हुए वहां पे प्लानिंग होगी। तो नीरज जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा जाने से पहले कि सबसे बेहतर रियलाइजेशन एज ऑफ नाउ आपको भी किस चीज में हो रहा है? डोमेस्टिक टूरिज्म का बाहर जाना, बाहर के टूरिस्ट का इंडिया में आना, और कौन से एरियाज हैं जिनको आप सबसे बेहतर अपने हिसाब से ग्रो होता हुआ देख रहे हो? ये हमारे उसमें सुमित जी, हमारे लिए तीनों सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस, जो हमारा जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस जिसको हम लॉन्ग हॉल ट्रैवल बोलते हैं, उसमें हमारा ट्रेडिशनली जो है हम काफी स्ट्रांग हमारा सेगमेंट रहा है बिजनेस का। हमारा जो ग्रोथ इंजन है, हमारी जो हॉलीडे बिजनेस का ग्रोथ इंजन, वो हमारा शॉर्ट हॉल और इंडिया हॉलीडेज का बिजनेस जो है वो ग्रोथ रन करेगा। उसमें मैंने आपको एक खास बात आपको और बताना चाहूंगा, भूटान, श्रीलंका और नेपाल जो हमारे फ्रेंडली नेबर हैं, जिनसे हमारे पॉलिटिकली बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, हम वहां पर भी जो है बहुत जबरदस्त ग्रोथ देख रहे हैं टूरिज्म की। और आपको एक बताता चलूं कि थॉमस कुक और एसओटीसी ने मिलकर हमने बैंगलोर से भूटान के लिए चार्टर फ्लाइट्स लॉन्च करी हैं समर के लिए, वो भी उसमें भी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और